कुछ और चीज़ें मज़ीद? वीएनसी क्या? अच्छा भाई, हमारे पास देखो, हमने लास्ट क्लासेस में कुछ चीज़ें कवर करी थी। हमने उसमें एक चीज़ कवर क्या करी थी, हम जितने भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे थे उसमें जितने भी हमने टेस्ट इम्प्लीमेंट किया, वो नाम नहीं लिख रहा मैं सारे, वो सारे तुम्हारे पास किसकी बेस पे चल रहे थे? तो एक चीज़ याद रखनी है हमें, वो एजम्पशंस की बेस पे चल रहे थे। कौन सी एजम्पशंस की बेस पे? कि हमारे पास डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो हम कैसे अप्लाई कर रहे थे? किसी भी वेरिएबल में हम अप्लाई कर रहे थे किसके थ्रू? हम अप्लाई कर रहे थे CLT के थ्रू, सेंटर लिमिट थ्योरम के थ्रू। सही है? तो वो सारी चीज़ें हमारे पास, एक मेन मोटिव याद रखो, बार बार बोल रहा हूँ, एजम्पशंस। एजम्पशन जहाँ पर करी है या फिर पहले से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, तो तुमने वो जो टेस्ट अभी तक पढ़े हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, जितने भी सारे टेस्ट हमने देखे थे, एनोवा टेस्ट, ये सब है। सही? लेकिन अगर क्या हो, अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही हो कि हम अजम्पशन भी ना बना पाएँ, और अजम्पशन कब नहीं बना पाएंगे? जब बहुत ज़्यादा क्या हो, जब बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा के अंदर स्क्यूनेस हो, या फिर हमारे पास डायरेक्टली कोई स्क्यूनेस वाला ही डेटा हो और एजम्पशन बनी नहीं रही हो। सही है? पॉपुलेशन, अगर सैम्पल डेटा सेट ज़्यादा होता जाएगा तो हो सकता है हम एजम्पशन ना बना पाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखो, जहाँ हम किसको फोकस कर रहे थे, हम पैरामीटर्स को फोकस कर रहे थे। इसको फोकस क्या? पैरामीटर्स, कि हम ज़्यादातर टेस्ट में एक ही पैरामीटर को डिस्कस कर रहे थे, मीन को। और फिर एनोवा टेस्ट में हमने देखा कि वहाँ पर सिर्फ मीन कंसिडर नहीं किया जाता, वहाँ दूसरी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। तो हम मीडियन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब क्या कहलाएंगे? तुम्हारे पैरामीटर्स। तो वो जो जितने भी टेस्ट हो गए, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सब तुम्हारे पास क्या हो गया? ये तुम्हारे पास हो गया पैरामेट्रिक टेस्ट। यानी कि इसका एक और नाम तुम दे सकते हो कि भाई ये क्या है? तुम्हारा पैरामेट्रिक टेस्ट भी था, जो अजम्पशंस, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, अजम्पशन की बेस पे चल रहा था। लेकिन अगर अजम्पशन ना हो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड भी ना हो डेटा, एक तो है मेरे पास ऐसा डेटा आ जाए, तो वो तो मेरे पास ये भी मेहनत नहीं करनी मुझे, वो तो फिर मैं डायरेक्ट ही अप्लाई करूँगा। लेकिन अगर दोनों पॉसिबिलिटी ना हो, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमारे पास कुछ और टेस्ट मौजूद होते हैं जो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सही? तो वो कौन से टेस्ट हैं? वो अलग अलग टेस्ट हैं। सही? वो रिलेटेबल भी होंगे, यानी कि तुम्हें ये रिलेट होगा कि यार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड में मैं ये अप्लाई कर रहा था, तो उसकी जगह नॉन पैरामेट्रिक की ये रिप्लेसमेंट है, यानी कि अगर स्क्यूनेस होगी तो ये वाला टेस्ट लगाना पड़ेगा। सही? तो वो रिलेट ही करके बने हुए, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पे जो चल रहा है वो नॉन पैरामेट्रिक अलग चलेगा। सही? तो यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ ये पॉइंट होना चाहिए कि भाई यहाँ मेरे पास ये वाली चीज़, और एक और पॉइंट कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कोई एक ऐसा टेस्ट भी हो सकता है जो स्पेसिफिकली किसके लिए हो? कैटेगोरिकल के लिए। तो सबसे पहला हम देखेंगे यही कि कैटेगरीज पे अगर काम करना चाहें, हम कुछ चीज़ें चेक करना चाहें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाहें, तो वहाँ क्या होगा केस। सही? बात क्लियर है? तो ये मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तुमने कब और क्या अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी समरी देख ली इसकी। अब उसमें आते हैं यहाँ पर कि भाई हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले कौन सा टेस्ट आएगा? हमारे पास होता है काई स्क्वायर टेस्ट। सही? तो CHI क्या होती है? इसको प्रोनाउंस करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। और देखो, जो अभी मैं पॉइंट डिस्कस करके आया हूँ नोटपैड पे, वही चीज़ तुम्हें मिलेगी कि भाई क्या चेक करना है। ये स्पेसिफिकली टेस्ट होता है किसके लिए? एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यानी कि अगर दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन चेक करनी है कि कितना रिलेशन है, अगर वो देखना है तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट। और ये कब ज़्यादा बेहतर है? ये जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा
नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। और कैटेगरी की बात हो रही है तो वहाँ तो तुमने दिमाग से हटा ही देना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि नंबर्स पे हो सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, कैटेगरी पे कभी भी नहीं हो सकता। सही, कैटेगोरिकल में लिमिट होती है एक। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर पहला जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की लिस्ट में आता है वो आता है काई स्क्वायर, और ये स्पेशली कैटेगरीज के लिए। बात क्लियर? तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या है, सिनेरियो क्या बन रहा है, हमारे पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल थे, एक पे हम पहले ही समझ चुके हैं पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा हमारे पास है स्कूल टाइप, दोनों कैटेगरीज पे। तो जब ऐसा केस आ गया, अगर तुम्हारे ओनर ने ऐसी कोई टाइप दे दी तो तुम्हें पता है कि यार काई स्क्वायर टेस्ट ही अप्लाई करना है, और कोई नहीं हो सकता यहाँ पर कैटेगोरिकल वेरिएबल में। तो यहाँ हमारे पास देखो स्कूल टाइप में दो टाइप है, पब्लिक प्राइवेट। ये कॉलम में हमारे पास नहीं है, चार्टर यानी कि स्कूल की टाइप्स हैं अलग अलग, जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल होता है, तो इसी तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर टाइप्स मेंशन है और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि हम ये हाइपोथेसिस करना चाह रहे हैं कि कहाँ पर कितनी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, आया कि वो पब्लिक सेक्टर में है या फिर प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स में। तो वो हमें कैसे पता चल जाएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि मैं क्लेम करूँगा कुछ, और अगर वो क्लेम रिजेक्ट होता है या फिर हमारे पास एक्सेप्ट होता है। सही, तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर तुम्हारे पास इधर केसेस लिखे हुए कि नल हाइपोथेसिस में क्या दोगे। तो यहाँ नल हाइपोथेसिस में तुम्हारे पास क्या है, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, तो तुम बोलोगे ये तो नॉट इक्वल टू का सेंटेंस लग रहा है मुझे, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड स्कूल टाइप। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है या नॉट इक्वल टू वाला सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब है कि भाई पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और स्कूल टाइप की वैल्यूज़ बराबर आ जाए, हर कैटेगरी पे वैल्यू बराबर आ रही होगी, इसका मतलब है सारे बराबर हो गए ना। तो हम नल हाइपोथेसिस में इक्वल की बात करते हैं, नॉट इक्वल की बात नहीं करते। तो यहाँ सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, तो कभी भी नेगेटिव को ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करना, देयर इज़ नो एसोसिएशन नल हाइपोथेसिस में। और सिंपल सी टेक्निक याद रख लो कि जब कैटेगोरिकल की बात कर रहे हो तो हमेशा नल हाइपोथेसिस में क्या करोगे, नो एसोसिएशन की बात करोगे, यानी कि एसोसिएशन नहीं बन रही। बस ये याद रख लो कि दो कैटेगरीज की एसोसिएशन जब नहीं बन रही तो नल हाइपोथेसिस में रखना है, कभी भी ऑल्टरनेटिव में नहीं रखना। और नीचे तुम्हारे पास एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट लेवल्स इज द सेम अक्रॉस ऑल टाइप्स। यहाँ और क्लियर हो गया, नो एसोसिएशन, और आगे तुम्हें एक वर्ड नज़र आ गया सेम, हर कैटेगरी की टाइप पे सेम एसोसिएशन लेवल है, यानी कि वो पब्लिक प्राइवेट हो, लो मीडियम हाई, हर टाइप पे सेम एसोसिएशन है। सही, तो वो जब ही यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, नल हाइपोथेसिस होगा। और फिर उसके बाद अगर एच नॉट में और स्पेसिफिक आ गया, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन पेरेंटल। तो लिखने का तरीका है कि अलग अलग तरीके से तुम क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। और यहाँ पर तुम्हारे पास देखो, यहाँ तुम्हारे पास चीज़ें आ रही हैं, देयर इज़ एन एसोसिएशन, अगर हुआ तो फिर रिजेक्ट होगा, यानी कि नल हाइपोथेसिस फिर रिजेक्ट हो जाएगा अगर एसोसिएशन नज़र आया हमें। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास, और तुम्हें एक चीज़ साइड में नज़र आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, यही असल मोटिव होता है काई स्क्वायर का। काई स्क्वायर को ये टेबल ही चाहिए होता है, और ये टेबल बहुत आसान है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, इसको बोलते हैं क्रॉस टेबल। कभी भी काई स्क्वायर का इंटरव्यू में टेस्ट हो तो उसमें एक चीज़ होती है कि काई स्क्वायर काम किस पे करता है, तो वो काम करता है कंटिजेंसी टेबल बोल सकते हो या फिर क्रॉस टेबल बोल सकते हो, दो वर्ड्स होते हैं। और क्रॉस टेबल का मतलब कि भाई एक टाइप पे दूसरी टाइप की वैल्यू कितनी आ रही है, नंबर्स, यानी कि भाई हाई पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर में कितनी है, तो कितने आ रहे हैं, 589 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। और अगर हाई पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट पब्लिक में देखा जाए तो यहाँ कितनी आ रही हैं ऑब्जर्वेशंस, 1319। तो ये क्रॉस टेबल बहुत आसान डिफाइन कर रहा है, यानी कि एक कैटेगरी को यहाँ रखा, एक कैटेगरी यहाँ रखा,
दोनों को क्या करा, ऑब्जर्वेशंस क्या करनी, क्रॉस टेबल ऐसे ही बनता है। तो काई स्क्वायर में पहला स्टेप होता है क्रॉस टेबल। क्रॉस टेबल होगा तो तुम क्या कर सकते हो, आगे काई स्क्वायर टेस्ट इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। बात क्लियर है भाई। तो यहाँ पर काई स्क्वायर का रिजल्ट आएगा, काई स्क्वायर का रिजल्ट आएगा और उसी रिजल्ट की बिना पे तुम क्या करोगे, यहाँ पर इसको जस्टिफाई करोगे अपना आंसर कि क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो यहाँ इसको ओपन करते हैं और इसमें देख लेते हैं कि भाई मेन जो मोटिव था क्रॉस टेबल बनाना वो कैसे बनता है। तो वो फिर तुम्हारे पास डेटा सेट जैसा भी हो तो मैं क्रॉस टेबल आ जाएगा कि भाई क्रॉस टेबल में किस तरीके से हमारे पास काम होता है। तो यहाँ हम आ जाते हैं और इसमें यहाँ पर हमारे पास हमने सबसे पहले डेटा सेट लोड किया और उसके बाद हमारे पास देखो दो चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं। हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, डेटा स्ट्रक्चर में हमने एक बात करी थी कि हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है वो कैसे डील किया जाता है, वो किया जाता है एज अ फैक्टर। फैक्टर बनाया जाता है और फैक्टर को देखोगे भी तो क्या होगा, वो फैक्टर फॉर्म में सिर्फ कैटेगरी, जितनी दफ़ा भी डेटा रिपीट हो रहा हो वो कैटेगरी की टाइप को ले लेता है। यानी कि लो हाई मीडियम है तो वो 3 उठा लेगा बस, यानी कि डिस्टिंक्ट वैल्यू डेटाबेस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फैक्टर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें मेन वैल्यूज़ मिल जाए। बात समझ में आ रही है। तो मेन वैल्यूज़ मिलेंगी, उसी पे क्रॉस टेबल बन सकता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में देख रहे हो कि क्रॉस टेबल 3 ही स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे बना रहा है ना क्रॉस टेबल। तो वो कैसे बन पाएगा, जब तुम फैक्टर को यूज़ करोगे, यानी कि आर के एक फंक्शन को यूज़ करोगे कि भाई फैक्टर में कन्वर्ट कर दो, सही, कि मेरे पास स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को फैक्टर में कन्वर्ट करना है और देन मेरे पास देखो हम क्या करेंगे भाई, एक को देख लें कि यार पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में क्या आ रहा है। तो देखो क्या हुआ, फैक्टर का क्या एडवांटेज कि क्रॉस टेबल में जाने वाला है, तो हमने पहले उसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया कि भाई यही 3 है स्पेसिफिक फैक्टर्स, बस रिकॉर्ड जितने भी हों ऑब्जर्वेशन हमें क्रॉस टेबल के लिए चाहिए फैक्टर्स, तो वो फैक्टर्स हमें मिल गए, सही। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज़ हो गई, उसमें NA चेक कर लिया, ये हमें सब पता है सारी चीज़ें कि भाई किस तरीके से NA वैल्यूज़ चेक की जाती हैं। हाँ, मेन पार्ट देखो ये है कि टेबल क्रॉस टेबल बनेगा किस तरीके से, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, टेबल का फंक्शन, सही है। और जो फैक्टर्स बनाए हैं उन्हीं फैक्टर्स को क्या करोगे, यहाँ पे पास कर दोगे। तो हमने यही किए थे इंक्लूड, फैक्टर चेंज करके लेकर आए थे, तो हमें टेबल को यही देना है कि वहाँ लेवल्स कितने हैं और इस कॉलम में लेवल्स कितने हैं। तो वो यहाँ 2 हैं और यहाँ 3 है, तो यही टेबल मांग रहा है और उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशंस को सेट कर देगा, सही, चेक करके। तो वो हमें मैथमेटिकली नहीं जाना लंबा कि हमें एक करके कैलकुलेशन में करें। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से क्रॉस टेबल बना लेना। तो यहाँ पर वो दूसरा भी वर्ड लिखा हुआ है कंटिजेंसी टेबल, तो यहाँ हमारे पास क्रॉस टेबल बन गया और यहाँ आ गया हमारे पास आउटपुट। तो तुम्हें कैटेगरीज के टाइप के हिसाब से आउटपुट नज़र आ रहा है कि भाई ये इस तरीके से प्लॉट हो गया, सही। अब वो तुम खुद ऑब्जर्व कर सकते हो और वहाँ समझ लिया हमने। अब काई स्क्वायर टेस्ट को क्या ज़रूरत है, इसी क्रॉस टेबल की ज़रूरत, क्रॉस टेबल की ज़रूरत है। और क्रॉस टेबल में तुम्हारे पास काई स्क्वायर टेस्ट को तुमने इम्प्लीमेंट किया और तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया क्या, ये, यानी पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट। यानी कि ये तुम्हारा जिसने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम है, पियर्सन्स को रिलेशन भी होता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास काई स्क्वायर टेस्ट और नीचे तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है जो n-1 होता है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर्ड और p वैल्यू। और ये तो हिफ्ज हो जाना चाहिए, हम प्रेडिक्ट यानी कि अपने रिजेक्शन नल हाइपोथेसिस की कैसे करते हैं या फिर एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ p वैल्यू। तो वही चीज़ है, वही केस नज़र आ रहा है तुम्हें, काई स्क्वायर टेस्ट $, p वैल्यू लेस देन 0.05। तो इसका मतलब है भाई
हमारा जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि भाई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है कहीं ना कहीं। बात क्लियर है? और वरना अदरवाइज क्या होगा, ग्रेटर है तो हमें पता नज़र आ रहा है कि ये ग्रेटर है, इसका मतलब है हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, फेल टू रिजेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारे पास ये भी स्टेटमेंट जो हमने क्लेम किया है वो भी हमारे पास आ जाएगा कि भाई फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का मतलब है देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। सारी वैल्यू सेम है, यानी कि सब चीज़ें सेम मेंशन हो रही हैं, यानी कि कोई एसोसिएशन नहीं है। हम ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कोई चीज़ मायने नहीं रखती कि वो पब्लिक सेक्टर स्कूल हो या प्राइवेट सेक्टर स्कूल हो। तो हम अपने क्लेम से ये मेंशन करना चाह रहे हैं, वाजे करना चाह रहे हैं कि भाई एसोसिएशन है नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। सही? तो ये क्लेम तुम्हारे पास इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर सैंपल ज़्यादा हो तो ये चेंज भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं है। तो वो थ्रेशोल्ड हमेशा इसलिए रखा जाता है, जो थ्रेशोल्ड रखा जाता है उसका रीज़न ही यही होता है कि भाई यहाँ 0.05 ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड है, यानी क्या 5% का यही थ्रेशोल्ड है ना, कि मैं गलत रिजेक्ट कर दूं नल हाइपोथेसिस को, वो चीज़ हमारे पास थ्रेशोल्ड होती है कि यार असल में वो था लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, अभी पॉजिटिव केस है, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम तो नल हाइपोथेसिस को ले रहे हैं, यानी कि कोई नुकसान नहीं है अभी। सही है? लेकिन आगे चेंज हो सकता है, रिजल्ट को सैम्पल्स पे डिपेंड करता है। सही? तो अभी यहाँ हमने तो सैम्पल भी नहीं बनाए, यहाँ तो हमने किस पे किया काम, यहाँ तो हमने 6000 पे कर लिया, वो भी सैम्पल ही है समझ लो, 6607 पे ही पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। सही? तो इसको सैम्पल पे भी टेस्ट कर सकते हो कि सैम्पल पे क्या रिजल्ट आ रहा है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। और यहाँ पर तुम्हारे पास एक और चीज़ आ रही है ggplot2 में, जो तुम्हारा क्रॉस टेबल है, तुम उसको दिखा भी सकते हो, रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। यार कि देखो ऑब्जर्वेशन, इसमें तुम्हें नज़र आ रही थी ना एक चीज़ कंटिजेंसी टेबल में, वो हिस्टोग्राम ही रिप्रेजेंटेशन है कि तुम्हें हर जगह प्राइवेट में पब्लिक से कम ही वैल्यू मिलेगी। सिंपल समरी निकाली जाती है, ऐसे नहीं एक एक को लेके बैठे हुए। हमें हर जगह नज़र आ रहा है कि प्राइवेट कम है, प्राइवेट में पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हाई लो मीडियम सब कम है, किसके मुकाबले में, पब्लिक में। तो ये चीज़ तुम्हारे पास, तुम क्या कर सकते हो, इस ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, विजुलाइजेशन। यानी कि अगर किसी को क्रॉस टेबल से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ रहा है। अब इसका ताल्लुक ये नहीं है कि तुम काई स्क्वायर टेस्ट से मिलाना शुरू करो। काई स्क्वायर टेस्ट की डिमांड थी कि मैं टेस्टिंग कैसे करता हूँ, क्रॉस टेबल पे लेके करता हूँ, इसको देख के करता हूँ टेस्टिंग। बात समझ में आ रही है कि एसोसिएशन है या नहीं है, उस पर वो प्रेडिक्ट करेगा। प्रेडिक्ट ही कर रहा है ना, प्रेडिक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, गलत भी जा सकती है, तो प्रेडिक्शन कर रहा है और वो प्रेडिक्शन गलत होने के चांसेस ही हैं 0.05%। सही? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये वाला पूरा पैटर्न बन रहा है, ग्राफ में तुम्हें नज़र आ रहा है। प्राइवेट जो है हमेशा लो ही है पब्लिक से। सही? तो ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है ग्राफ। इसको इम्प्लीमेंट करो, बनाओ इसको काई स्क्वायर टेस्ट को, और याद रखना कि भाई ये नॉन